तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो एसएससी प्रमाण सर की जो सीरीज चल रही थी उसके लेक्चर नंबर 5 का जो हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। जाकर एक बार विजिट जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में लगाया जाता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कि 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन 101वां हुआ था, जो कि 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। जीएसटी किस अनुच्छेद में आता है? जीएसटी तो 279 में जो है 79 के भाग ए में जीएसटी आता है। जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष वो कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। अंडा है, दूध है, इन सभी पर कितने परसेंट जीएसटी लगती है? तो 0% जीएसटी लगती है विदाउट पैकेजिंग। अगर पैकेजिंग में कोई चीज़ आ रही है तो उस पर जीएसटी लगती है। 5% जो है शुगर है, टी है, पैक्ड फूड है, कोल है, फैब्रिक है, स्पेसिफिक। ये चीज़ हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम हुआ था सिपाही भर्ती के लिए, उसमें ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और पहले भी एसएससी ने कुछ क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो हनी है 0%, वेजिटेबल यानी कि सब्जियों पर जो है वो 0% लगता है, लेकिन अगर पैकेजिंग सब्जी है तो उस पर चार्जेस थोड़े बहुत लगते हैं। हेल्थ केयर सर्विस जो है उस पर भी 0% चार्जेस लगते हैं। शुगर, टी, पैक्ड फूड, कोल, फैब्रिक, अगरबत्ती जो आती है, कैटरिंग का जो सामान आता है, इस पर सभी पर 5% जीएसटी लगती है। बटर है, ठीक है, घी है, आलमंड ऑयल है, होटल जो वगैरह है, इन पर जो है इन पर 12% जीएसटी लगती है। और यदि आप 7,500 रुपये पर डे अगर आप कोई चीज़ मतलब आपकी कोई शॉप है और आप किसी भी चीज़ की शॉप बनी रहे, अगर 7,500 अगर आप पर डे कमा रहे हो उस शॉप से, तो आप पर 12% जीएसटी लगेगी। 18% जीएसटी किस पर लगती है? तो सोप है, 18% लगेगी। हेयर ऑयल है, आइसक्रीम है, या फिर आप 7,500 से ज़्यादा कमा रहे हैं तो उस पर भी 18% जीएसटी लगेगी। 28% जीएसटी किस पर लगती है? जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान आते हैं, जैसे मोबाइल है, टीवी है, बाइक वगैरह है, ठीक है, लैपटॉप है, जितनी भी एसेसरीज आती हैं, एसी है, उस पर सभी पर 28% जीएसटी लगती है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग जो होता है उस पर भी कितनी 28% जीएसटी लगती है। कर कैसा है? तो राजस्व प्राप्ति जो है वो कर होता है। कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा से संबंधित है? तो मर्चेंटिया जो है वो ब्रायोफाइटा से संबंधित है। थैलोफाइटा क्या है? तो एक शैवाल है जो कि एंटोनी ल्यूबिनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है, किसकी? जीवित कोशिका की खोज की गई थी। और फाइकोलॉजी किसको कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। हरित शैवाल कौन कौन से होते हैं? तो क्लारोडेफोरा, स्पर्बिलिना, क्लोरेलेला, क्लाइमुंडिसिया, स्पाइरोगेरा। ये जो नाम है ये थोड़े से अटपटे हैं, थोड़े बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको जो है बार बार याद हो जाएंगे। ये हरित शैवाल में आते हैं। लाल शैवाल में कौन कौन से आते हैं? तो अगर जेली जो है ये लाल शैवाल में आते हैं। नील हरित शैवाल में कौन कौन से आते हैं? तो नोस्टॉक और क्राइनोबैक्टीरिया जो है ये नील हरित शैवाल में आते हैं। जड़ में कौन कौन से आते हैं? तो जड़ जो कि होल्ड फास्ट होते हैं, ये जड़ में आते हैं। ब्रायोफाइटा की बात कर लेते हैं। तो पादप जगत के उभयचर जो कि जल और थन दोनों में रहते हैं, उनको हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। नर उपजनन तंत्र जो है और महिला उपजनन तंत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। टेरिफाइट किसको कहते हैं? तो क्रिप्टोग्राम जो होता है इसको हम टेरोफाइट कहते हैं, जिसमें फर्म आते हैं, हॉर्स टेल आते हैं और मर्सिलिया आता है। किसमें? टेरिफोफाइटा में। पादप की बात कर लेते हैं तो पादप बहुकोषीय होता है, यूकैरियोटिक होता है, कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित होती है, प्राकृतिक स्वभाव से स्वपोषी होते हैं और सेडेनेटरी होते हैं। पादप 2 प्रकार के होते हैं, इसमें शरीर के अलग अलग 2 अंग ना होकर सिर्फ सिंगल ही होते हैं, और इसमें शरीर के विभिन्न अंग हों जिसमें, और शरीर के अलग अलग अंग ना हो। देखो 2 तरीके, एक तो जिसमें शरीर के अलग अलग अंग ना हो और दूसरा जिसके विभिन्न अंग हों। ठीक है, तो जिसके 2 अलग अलग ना हो वो थैलोफाइटा में जाएगा, और जिसके अलग अलग भिन्न हो, एक तो अब उसको भी 2 भागों में बांट दिया जाएगा, एक तो संबंधी रहित ऊतक में और संबंधी ऊतक सहित में। जिसमें संबंधी ऊतक रहित में जो है वो ब्रायोफाइटा आता है। इतना याद रखेंगे कि पादप 2 होते हैं, एक तो जिसके अंग ना हो वो थैलोफाइटा में जाएंगे और जिसके विभिन्न अंग हो वो ब्रायोफाइटा में जाएगा। संबंधी ऊतक सहित जो है वो किस में जाता है? तो बीज का जो उत्पादन ना करना ये किस में जाता है? तो क्रिप्टोगेम में जाता है। बीज उत्पादक जो होते हैं, एक तो नग्न बीज होते हैं जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और दूसरे होते हैं बीज जिसको अमृतजीवी कहते हैं। और अमृतजीवी के भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको मोनोकॉट्स में बांटा गया है और डाइकॉट्स में इसको बांटा गया है, जिसको हम द्विबीजक पत्री कहते हैं। टेरिफाइटा क्या होता है? ये प्रजनन अंग कहलाता है।
आगे चलते हैं, थैलोफाइटा क्या क्या होता है। तो यूकैरियोटिक होता है एक, तो इसमें विभिन्न वर्णक उपस्थित होते हैं। थैलोफाइटा में पौधों के शरीर के अंग अच्छी तरह विभेदित नहीं होते हैं। पौधों का जो शैवाल है, पौधों का शैवाल है कहा जाता है किसको, थैलोफाइटा को पौधों का शैवाल कहा जाता है। अधिकतर जलीय होते हैं। थैलोफाइटा अभी हमने बताया आपको जल और थल दोनों में रहते हैं। ये अधिकतर जो है वो ज़्यादातर जल में रहते हैं। अब ऐसे ही मान सकते हैं आप, जैसे मगरमच्छ है, ठीक है, तो वो ज़्यादातर जल में रहता है, लेकिन जल और थन दोनों में रहने की शक्ति उसके पास में होती है। कछुआ है, कछुए को आप मान सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप जो वल्वा होता है और चारा होता है, ये सभी किस में आते हैं, तो इसी में आते हैं, थैलोफाइटा में। इसके बाद चलते हैं किस पर, ब्रायोफाइटा की तरफ। तो जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है किसको, ब्रायोफाइटा को। शरीर तने और पत्तियों जैसी संरचना में ये विभक्त होते हैं। जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें राइजोइड्स कहा जाता है और इसी में उपस्थित होती हैं। स्वपोषी जीव कहते हैं। जल और भोजन में संचालन के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं। विशिष्ट ऊतक जो हैं वो अनुपस्थित होते हैं। नम और आर्द्र क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। कौन, ब्रायोफाइटा। उदाहरण के लिए जैसे मर्चेंटिया है, मोस है जिसको हम फुनेरिया कहते हैं, और रिसिया है, ठीक है। ये इंग्लिश में नाम है रिसिया, हिंदी में नाम नहीं है, तो इनको याद रखना है थोड़ा बहुत। एनटीपीसी वाले इसको ज़्यादा याद रखेंगे, बाकी आरपीएफ वालों के लिए इतना साइंस ज़रूरी नहीं है। टेरिडोफाइट की बात कर लेते हैं। तो प्रथम स्थलीय पौधे होते हैं। पौधे का शरीर जड़ें, तने और पत्तियों में विभेदित होता है। सुविकसित प्रजनन अंग छिपे होते हैं। भोजन और जल संचालन के लिए विशेष ऊतक उपस्थित होते हैं। संवहनी ऊतक उपस्थित होते हैं। चट्टानों की दरारें नम एवं छायादार स्थानों पर पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म की बात कर लेते हैं। तो दावेदार होते हैं जो कि डायनासिस साइकास होते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। देखो, बायोलॉजी मैंने कभी पढ़ी नहीं है, तो मुझे ज़्यादा सच बोले तो ना तो वो चीज़ें उनकी समझ में आती हैं और ना ही मुझे ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में पता है, ठीक है। तो बायोलॉजी तो देखो हम ऐसे ही पढ़ा सकते हैं आपको, बाकी के जो है कंटेंट वो अच्छे तरीके से हम आपको क्लियर करा सकते हैं। चीज़ें मुझे ही समझ में नहीं आती तो हम आपको समझाने की कहाँ से कोशिश करें। तो देखो, सिर्फ बायोलॉजी का पार्ट जो है वही हम सही तरीके से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसमें इतने अटपटे नाम है कि खुद ही पढ़ने का मन नहीं होता, तो आपको कहाँ से पढ़ाएं। फिर भी चीज़ें जो आती हैं थोड़ी बहुत वो बता देते हैं कि कहाँ से क्या होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। आप हाई स्कूल में जितना आता है उतना ही पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से शुरू करते हैं अच्छी तरीके से। भारतीय संविधान के जो जनक हैं के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। यही मसौदा समिति और प्रारूप समिति के अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। और कब, 29 अगस्त 1947 में। मुख्य प्रारूपकर्ता कौन थे संविधान के, तो एस.एन. मुखर्जी थे। लेखाकार कौन थे, तो हिंदी में जो लेखाकार हैं वो वसंत कुमार वैद्य को जाना जाता है। और अंग्रेजी में जो मतलब हाथों से लिखा गया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। संविधान लिखा जो गया था उसकी सजावट किसने की थी, तो नंदलाल बोस ने इसकी सजावट की थी। अनुच्छेद 32 को संविधान, भारतीय संविधान की आत्मा या फिर हृदय कहते हैं किसको, आर्टिकल 32 को, जिसमें क्या बोला गया है कि डीपीएसपी जो है वो कल्याणकारी राज्य के लिए, मतलब डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। और संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आत्मकथा किसकी है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी, लेटर फ्रॉम हिज फादर और टू हिज डॉटर, इनके द्वारा ये पुस्तकें जो हैं वो लिखी गई थी। फर्स्ट जो पहली जो मीटिंग होती है, पहली बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें जो अध्यक्ष हैं, मतलब अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से जो है अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी की जो अपॉइंटमेंट किया गया था, जो कि अध्यक्ष कौन बने थे, भीमराव अंबेडकर जो कि बने थे, अभी ऊपर बताया आपको हमने। ये कब बनती है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम मसौदा या प्रारूप समिति के रूप में जानते हैं, तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 26 नवंबर 1949 को जो है वो अपना संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया जाता है। इसको बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगते हैं। ये इनकी पुस्तकें हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी, एन ऑटोबायोग्राफी, लेटर फ्रॉम हिज फादर टू हिज डॉटर। सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेते हैं। इनके द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होती है। किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना होती है, ठीक है। लेकिन विचार जो है, इसका विचार अलग पर्सन के दिमाग में आता है, अभी एग्जैक्टली नाम नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की जो विचार है वो अलग पर्सन के दिमाग में आता है।
जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। इंडियन नेशनल के अध्यक्ष कौन बने थे? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के जो है वो ये अध्यक्ष बने थे, सुभाष चंद्र बोस। नारा इनके द्वारा कौन कौन से दिए गए थे? तो जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो नारे हैं वो दिए गए थे। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो एन इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट, एन इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट इनकी पुस्तक है। बुद्धा एंड हिज ड्रामा इनकी ये भी पुस्तक है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा इनकी भी ये एक पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इनकी बहन थी गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई थी। बाबर के पुत्र थे हुमायूं, अस्कर, हिंदल और कामरान। बाबर ने अपनी गद्दी किसको सौंपी थी? तो हुमायूं को जो है वो गद्दी सौंपी थी। चौसा का युद्ध होता है 1539 में और बिलग्राम या फिर कन्नौज का जो युद्ध है वो 1540 में होता है। किसके? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जो कि हुमायूं जो है वो नदी में कूदकर भाग जाता है और फिर से वापस आता है अपने साम्राज्य को छीनता है आकर शेरशाह सूरी से। और यहाँ पर शेरशाह सूरी जो है वो 1539 में जीतता है और 1540 में जीतता है और 1540 में जो है वो हुमायूं को मारकर भगा देता है और 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी जो है वो गद्दी पर बैठा रहता है और 1545 में हुमायूं आता है और फिर इससे युद्ध करता है और फिर 1545 में जो है हुमायूं अपनी गद्दी पर वापस आ जाता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद इसका बचपन का नाम था और इसकी मृत्यु जो है वो कालिंजर अभियान के समय हो जाती है। किसकी? शेरशाह सूरी की। इसकी समाधि स्थल कहाँ पर है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी की समाधि स्थल है। अकबर द्वारा शेरशाह के प्रशासन का अनुकरण कब किया गया था? तो अकबर के द्वारा जो शेरशाह का प्रशासन है वो ग्रांड ट्रंक रोड जिसको हम कहते हैं, किसको? जीटी रोड जिसको हम नाम जानते हैं, NH1 का निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया जाता है। शेरशाह सूरी जो सड़क बनी हुई है वो शेरशाह सूरी की ही देन है। और सराय इसी के द्वारा विश्रामा, जो आजकल जैसा आप देखते हैं ना जो विश्रामाशाला बने होते हैं जिसको हम कहते हैं कि रात में रुकने उकने के लिए जो होते हैं वो भी इसके द्वारा बनवाए गए थे बहुत सारे। हुमायूं का जो मकबरा है और बीवी बेगम, हाजी बेगम द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? हुमायूं का जो मकबरा है वो बीगा बेगम जिसको हम हाजी बेगम भी कहते हैं इनके द्वारा निर्मित करवाया गया था। हुमायूं जो है वो ईरान के असाफिद राजवंश का पर्सन था जो कि 1940 के बाद जाता है और दीनपना शहर इसी के द्वारा बसाया जाता है। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा 1940 में दीनपना नामक जो शहर है वो बसाया जाता है। और 1555 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो जाती है। किसकी? हुमायूं की। किसकी? हुमायूं की। बाबर की आत्मकथा जिसको हम तुझके बाबरी के नाम से जानते हैं ये तुर्की भाषा में है। किसमें है? तुर्की भाषा में है। और बाबर ये जो है ये तुझके बाबरी जो है तुर्की भाषा में है। ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि तुझके बाबरी किस भाषा में है, जो कि वहाँ पे मेरे से गलत हो गया था। तुर्की और फारसी में बहुत कन्फ्यूज़ हो गए थे उस टाइम और हम फारसी लगा के चले आए थे। जब बाद में आए दिमाग घर पर आके चेक किया तो तुर्की में था ये। तो ये क्वेश्चन हम कभी नहीं भूल सकते। बाबरनामा जो है वो भी तुझके बाबरी में बाबरनामा लिखी हुई है। अरे बाबर की जो आत्मकथा है वो बाबरनामा है, ठीक है। और जिसको यहाँ पर ये अकबरनामा जो है वो 3 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? 3 भागों में बटी हुई है। एक तो पूर्वज, दूसरे राज्य और तीसरे प्रशासन। प्रशासन को ही हम आईने अकबरी के रूप में जानते हैं। अकबर की बात कर लेते हैं तो इसके द्वारा एक तो मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी, दूसरी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की जाती है और बुलंदशहर जो कि गुजरात विजय पर इसने बनवाया था। किसने? अकबर ने। यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो जादूगोड़ा जो पहाड़ियाँ हैं वो यूरेनियम की खनन के लिए जानी जाती हैं। यूरेनियम आपने सुना होगा कि परमाणु रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का, ठीक है। पन्ना किसके लिए जाना जाता है? तो हीरे के लिए जो है पन्ना जाना जाता है। और ये पन्ना स्थान कहाँ पर है? तो ये MP में स्थित है। रानीगंज की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल में है रानीगंज। आपने मूवी देखी होगी एक रानीगंज करके ही मूवी है। ये कहाँ पर है? तो ये कोयले की है जो कि पश्चिम बंगाल में है। 1912 में सिविल सेवाओं पर रॉयल कमीशन का गठन किस वायसराय के समय में हुआ था? तो हार्डिंग के द्वारा जो है वो 1912 में सिविल सेवाओं पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। आखिरी दिल्ली दरबार कब लगा था? तो जो आखिरी दिल्ली दरबार है वो 1911 में लगता है और इसी समय जो है वो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन 1905 से शुरू होता है, ठीक है। इसी में ही जो हमने आपको बताया था कि जो कलकत्ता से जो राजधानी है भारत की वो दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है। भारत में सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है?
तो कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेना के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त 1793 में चलाई थी और आधुनिक पुलिस प्रणाली जो है इन्हीं के आधुनिक पुलिस प्रणाली जो है इन्हीं के शासनकाल में आती है, कॉर्नवालिस के शासन काल में। ठीक है, और चलते हैं आगे थोड़ा सा। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो किसको किसको जोड़ता है, तो आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम जो है वो दो बड़े समुद्रों को मिलाने वाला जो सकरा समुद्र खंड है उसी को हम जलडमरू मध्य कहते हैं। जलडमरू मध्य का मतलब क्या होता है, दो बड़े समुद्रों को मिलाने वाला सकरा समुद्री खंड कहलाता है जलडमरू मध्य, जो कि रूस को अलास्का से जोड़ता है। कौन, बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो रूस को अलास्का से जोड़ने का काम करता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा प्रशांत महासागर है और इसका सबसे गहरा बिंदु जो है वो कौन सा है, तो मैरियाना गर्त इसका सबसे गहरा बिंदु जो है वो माना जाता है। मलक्का जल संधि की बात कर लेते हैं तो बंगाल की खाड़ी को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करने का काम मलक्का जल संधि का है। जिब्राल्टर जल संधि की बात कर लेते हैं तो उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम है। एक चीज़ अगर जोड़ेगा तो दूसरी को अलग करेगा। हार्मूज जल संधि का काम क्या है कि पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने का काम है किसका, हार्मूज जल संधि का। बाब अल मंदेव खाड़ी की बात कर लेते हैं तो इसको हम आंसुओं का द्वार कहते हैं और लाल सागर को अदन खाड़ी से ये जोड़ता है। किससे जोड़ता है, लाल सागर को अदन खाड़ी से जोड़ता है। डोवर जल संधि की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम किसका है, तो डोमर जल संधि का है। डोवर जल संधि, ये फिगर इसमें लगाए गए हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉन लेमेत्रे जो है बिग बैंग थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही दी गई थी। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, तो कॉम्सोलॉजी के रूप में हम जानते हैं। क्या, कॉम्सोलॉजी। स्थायी अवस्था सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो हॉयलेस कहते हैं। मिल्की वे जिसको हम दूध मेखला के नज़दीक आकाशगंगा में ये स्थित है। मिल्की वे जो है ये सबसे नज़दीक आकाशगंगा में स्थित है। सौर मंडल की खोज इमैनुअल कांत के द्वारा 1755 में की जाती है और 1796 में साइमन लैपलास के द्वारा जो है नेबुलर लैपलेस सिद्धांत आता है। कब, 1796 में। अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आता है और इसके ही द्वारा जो है वो किताब उल हिंद पुस्तक को लिखा जाता है। किसके, अलबरूनी के द्वारा। गजनवी का जो पहला आक्रमण है वो 1001 एडी में होता है। किसके विरुद्ध, तो जयपाल के विरुद्ध में होता है। और 16वां जो है वो सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है 1025 में इसने लूटा था। और अंतिम जो है वो खोखर जनजाति के विरुद्ध इसका जो अभियान है गजनवी का चलाया जाता है और इसने 17 बार जो है आक्रमण किया था भारत पर। किसने, गजनवी ने। कौन सा प्लास्टिक में उपयोग किया जाता है, तो एथाइलिन जो है वो प्लास्टिक में उपयोग किया जाता है। अमोनिया जिसको हम फर्टिलाइज हैवर कहते हैं, अमोनिया कहाँ निकलता है, अमोनिया जो जैसे मानव मूत्र वगैरह होता है उसमें अमोनिया होता है। ठीक है, जिसको हम रासायनिक सूत्र जो है वो NH3 होता है। ठीक है, मीथेन जो है वो कहाँ निकलता है, तो दलदली क्षेत्र में निकलता है। जैसे मान लो कोई भी दलदली क्षेत्र आप समझ सकते हैं, कीचड़ कीचड़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, नाला वाला बहता हो, उस चीज़ को। 18वां समूह कौन सा है, तो है नई आर्गन क्रिप्टन एक्सरन। है नहीं आर्गन क्रिप्टन एक्शन, इसको हम जीरो समूह या फिर न्यूट्रल गैस के रूप में जानते हैं। किसको, जो 18वीं लाइन होती है, पहली लाइन जो है वो हाथ से शुरू होती है और अंतिम लाइन जो ही से शुरू होती है। ऐसे दो यहाँ पर बने होते हैं, फिर इसके नीचे बने होते हैं। यहाँ पे 17 होती हैं और यहाँ पर एक होती है 17 और एक 18, सॉरी यहाँ पे 16, 17 और एक 18, ये 18। इस तरीके से 18वां जो समूह है वो होता है आस्थमा। लास्ट में वाली जो लाइन होती है उसको है नहीं आर्गन क्रिप्टन एक्सरन। यूरिया का संश्लेषण की बात कर लेते हैं तो यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है वो NH2CO होता है। अमोनियम साइनेट के रूप में हम जिसको जानते हैं फ्राइड राइस होलर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, अमोनियम साइनाइड। हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं तो संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त में क्या होता है, साफ नीली लौ निकलती है जिसको हम एल्केन कहते हैं, जिसका सूत्र CnH2n+2 होता है। असंतृप्त में क्या होता है, पीली कालिक लौ निकलती है जिसमें एल्किन और एल्काइन निकलता है। एल्किन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CnH2n। जिन्होंने हाई स्कूल में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो बनाना सीखा हो उन्हीं के समझ में ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि मैंने सीखी तो ये चीज़ें मेरी समझ में आ जाती हैं। एल्काइन होता है जैसे आप एथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, है ना, ये सभी जो है वो इसी से बनती हैं। जैसे एल्किन है, अब आप इससे कुछ बनाना चाहें अगर एथ है तो एथीन हो जाएगा। ठीक है, प्रो 3 है तो प्रोपीन हो जाएगा, 4 है तो ब्यूटीन हो जाएगा, 5 है तो पेंटीन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एल्काइन का सूत्र क्या होता है CnH2n-2। एल्काइन में -2 है, एल्केन में +2 है और कीन में कुछ भी नहीं है, प्लस सिर्फ 2 है। ठीक है,
जैसे एथाइलिन है तो कैसे बनता है, एथाइलिन का जो वो कितना होता है, तो 2 होता है। एथ हमने बताया था ना, मैथ एथ, और अब एथ आया है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एन की वैल्यू जो है वो 2 रखी गई है, ठीक है। अगर मैथ आता तो एन की वैल्यू 1 होती, मैथ आता तो 1 आती, एथ आया है तो 2 आएगी, प्रोप आता तो 3 आती, ब्यूट होता तो 4 आती, पेंटा होता तो 5 आती, ठीक है। इसी तरीके से आ जाती। धातुओं का वेल्डिंग में प्रयोग जो है वो इसी एल्काइन के द्वारा होता है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर में स्थित राष्ट्रीय पार्क है तो दांची कहाँ लगती है, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी दांची लगती हैं। पागला वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो तेलंगाना में है। जल्दापारा, अगर बंगाल अभी बहुत ज़्यादा जल रहा था, ठीक है, पश्चिम बंगाल, अभी ममता बनर्जी जो है, सॉरी ममता बनर्जी नहीं, क्या नाम है उनका, ममता बनर्जी नहीं, अरे शेख हसीना, ठीक है, तो अभी जल रहा था, इस्तीफा दे दिया उन्होंने पश्चिम बंगाल में। बालपाकरम जो है ये कहाँ पर है, तो ये मेघालय में स्थित है। विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं, तो विशिष्ट द्वैत के जो संस्थापक हैं वो हैं रामानुजाचार्य, ठीक है। केवला दैवता के कौन हैं, तो शंकराचार्य हैं। शुद्धात्विता के कौन हैं, तो वल्लभाचार्य हैं। वेदा के कौन हैं, तो भास्कराचार्य हैं। एसिंत्या वेदा के कौन हैं, तो वल्लभाचार्य हैं। विशिष्टा द्वैतवाद के कौन हैं, तो रामानुजाचार्य हैं। देवता के कौन हैं, तो निम्बार्काचार्य हैं। देवता के कौन हैं, ये 2 लोग हैं, श्रीपति भी इसके हैं। और देवता के कौन हैं, तो माधवाचार्य इसके संस्थापक हैं, किसके, देवता के। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति बारडोली से संबंधित है, तो बारडोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा किसको दी गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, जिनको हम लौह पुरुष या आयरन के नाम से भी जानते हैं। 31 अक्टूबर को इन्हीं की याद में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1928 में बारडोली सत्याग्रह होता है। और बारडोली जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, तो गुजरात का एक शहर का नाम है बारडोली, मतलब एक स्थान का नाम है। यहाँ पर इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। खेड़ा सत्याग्रह में इनका आंदोलन योगदान रहता है, किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। प्रांतीय राज्यों की समिति के अध्यक्ष जो हैं वो इन्हीं को, मतलब प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई को माना जाता है। कौन सा प्राचीन बौद्ध पाठ है, तो अभिधम्म कोश जो है वो प्राचीनतम बौद्ध पाठ है। रघुवंशम और ऋतु संहार किसकी 2 पुस्तकें हैं, तो कालिदास की ये पुस्तकें हैं। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, उर्वशी, शकुंतला, विक्रमोर्वशीयम, ये सभी किसकी हैं, तो ये सभी कालिदास की हैं। आगे चलते हैं। त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें सुत्त पटक, विनय पटक और अभिधम्म पटक, इसमें 3 जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान महावीर का असली नाम क्या था, तो महावीर का असली नाम जो है वो वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। पुत्री इनकी अंजुआ प्रियदर्शनी थी और पत्नी इनकी यशोदा थी और वंश इनका लिच्छवी वंश था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। कौन सा, किसके साथ में त्यागा था, तो माखली गोसाल के साथ में इन्होंने जो अपना घर है वो त्याग दिया था। महावीर जो हैं वो 24वें तीर्थंकर रहे हैं। फर्स्ट नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो कौन है, तो ऋषभ देव हैं। और इनके ऋषभ देव का प्रतीक क्या है, तो बैल इनका प्रतीक है। गोमतेश्वर बाहुबली इनके पुत्र हैं। और श्रवण गोलबेला जो कि कर्नाटक में स्थित है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संलेखना व्रत का प्राणात्यान करवाया था। 12 वर्ष में महामत्स्याभिषेक इनके द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, श्रवण गोलबेला में गोमतेश्वर बाहुबली, और इनके ये पुत्र थे। महाबली से पहले अनुयायी कौन थे, तो जमाली इनके जो दामाद हैं वो महाबली के पहले अनुयायी थे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो पावापुरी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पावापुरी कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और मृत्यु कहाँ पर होती है, उत्तर प्रदेश में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और मृत्यु जो है वो पावापुरी बिहार में होती है। जैन धर्म 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर में। जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं और जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं उन्हें हम श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर के जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे और श्वेतांबर के कौन थे, तो स्थूलभद्र जो है वो श्वेतांबर के थे। भारत में बना पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा जो है वो भारत में बना पहला परमाणु रिएक्टर है। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो तारापुर में स्थित है। कुंडमकुलम और कलपक्कम की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई, तो 1991 में विनिवेश प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें 50% हिस्सेदारी आप बेच सकते हैं। एलपीजी का मतलब क्या है, तो ये वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आती है। लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को हम वैश्वीकरण बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन को हम निजीकरण बोलते हैं और लिबरलाइजेशन को हम उदारीकरण बोलते हैं। ये संकट कब आता है, बीओपी संकट, तो ये 1990 में आता है। उस टाइम पीएम कौन थे, तो पीवी नरसिंह राव उस टाइम सीएम थे। नेटवर्किंग प्रणाली में डीएचसीपी का पूरा नाम क्या है, तो डी का मतलब होता है डायनामिक, एच का मतलब होता है होस्ट, सी का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन और पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल या नेट। इसका काम क्या होता है कि आईपी एड्रेस जो है, जिसको हम नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कहते हैं। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मृच्छकटिका के लेखक कौन है, तो शूद्रक है। ये लिखा हुआ है कि बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होते हैं। बस 1024 याद रखो, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, चाहे कुछ आ जाए आपको 1024 सीधा लगा देना है बिना देखे। मुद्रा राक्षस किसकी है, तो विशाख दत्त की है। और मुद्रा राक्षस जो है वो मौर्य शासक के कुलीन वंश से संबंधित हैं। हर्षवर्धन की बात कर लेते हैं, तो रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद के रूप, मतलब इनके नाम हैं हर्षवर्धन के। हर्षचरित्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षवर्धन जो है वो हर्षवर्धन के ही कार्यकाल में वैनसांग जो है वो भारत आता है। पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हराया था, किसको, हर्षवर्धन को। कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर। दक्षिण पृथ्वेश्वर की उपाधि जो है इसी ने धारण की थी, किसने, हर्षवर्धन ने। भारत के केंद्र राज्यों से संबंधित नहीं है, तो कोठारी आयोग जो है ये किससे संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित है। और बाकी पुंछी आयोग 2007 ये केंद्र राज्य से संबंधित है। राजमन्नार आयोग 1969। सरकारी आयोग जो है ये 1983। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी आयोग बहुत पूछा जाता है कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो 1983 की है। ये केंद्र और राज्य से संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत है, तो 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं। गठन किसने किया था, तो राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया गया था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं और कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री और यूनियन टेरिटरी के जो मंत्री होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो KGF कहाँ पर है, कर्नाटक में है। वही जो है वो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। कुद्रेमुख किसके लिए जाना जाता है, तो ये भी कर्नाटक का है। ये लोह उत्पादन के लिए जाना जाता है। 1 किलोग्राम सोने की तन्यता कितनी होती है, तो 2 किलोग्राम सोने के बराबर होती है। कर्नाटक में कोलार और हुट्टी 2 ऐसे स्थान है जहाँ पर जो सोना है वो सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर, कोलार में। अकशेरुकी में शामिल नहीं है, तो रेप्टाइल जो है, जो कि रेंगने वाले कीड़े जो हैं ये अकशेरुकी में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे सांप है ये रेंगता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जानवर जो हैं, जैसे केंचुआ है ये भी रेंगता है। ठीक है, ये किस में आते हैं, ये कशेरुकी में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, कशेरुकी में आते हैं, जिसमें लचीली छड़नुमा संरचना होती है। कैसी होती है, लचीली छड़नुमा संरचना होती है। मोलस्का क्या होते हैं, तो मोलस्का घेंगा होते हैं और ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का होते हैं। अष्टपाद प्राणी जगत किसको कहते हैं, तो सबसे बड़ा संघ जो है ऑर्थोपोडा, इन्हीं को कहते हैं अष्टपाद प्रणाली जगत। 2014 में बना भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो 2 जून 2014 को जो तेलंगाना का गठन किया गया था वो 29वां राज्य के रूप में किया गया था। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, किसमें, भारत में। कौन तंतु तंत्रिका तंतुओं से बना होता है, जो प्रतिक्रिया क्रियाओं का संचालन करते हैं और मनुष्य और मस्तिष्क से मस्तिष्क तक आवेगों को पहुंचाते हैं, तो कौन सा, मेरुदंड, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के नाम से इंग्लिश में हम जानते हैं, जिसको हम न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। संरचना कैसी बनी होती है, तो ब्लैक इंक रिएक्शन के नुमा इसकी जो संरचना है वो बनी होती है। कौन सा अजैविक घटक नहीं है, तो हरित पादप जो है वो अजैविक घटक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर लेते हैं, इसकी खोज करने वाले टॉन्सले थे। कौन थे, टॉन्सले थे। पारिस्थितिकी, देखो पारिस्थितिकी के जो हैं वो हैं अर्नेस्ट हैकल, और पारिस्थितिकी तंत्र के कौन है, तो टॉन्सले हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के पिता किसको कहा जाता है, तो रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। पारिस्थितिकीय पिरामिड की संख्या किसके द्वारा मापी गई थी, तो लिंडमैन के द्वारा मापी गई थी। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है, तो OECD का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक की स्थापना 1960 में होती है। OECD, जिसको हम आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के रूप में जानते हैं हिंदी में, जिसका अर्थ होता है WHO, WIO और ILO, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
इसके सभी के जो हेडक्वार्टर हैं वो जेनेवा में स्थित हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में इसकी स्थापना की जाती है और 1206 से लेकर 1210 तक इसका पहला कार्यकाल रहता है और इसके बाद में आराम शाह जो है वो आ जाते हैं। फिर आराम शाह जो है वो हट जाता है, 6 माह तक गद्दी पर बैठता है। इसके बाद में कौन आ जाते हैं? जो इल्तुतमिश है वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है। रानी नायिका देवी ने किसको हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? तो गुलामों का गुलाम जो है वो इल्तुतमिश को कहते हैं और गौरी का गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था, इसीलिए उन्हें उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसी को जाना जाता है। और चौगान या फिर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है और पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। वैसे चौगान भी हम पुरानी भाषा में चौगान बोलेंगे और नई भाषा में हम पोलो कहेंगे। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है, कुतुब मीनार की नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डलवाई जाती है और उसकी सबसे ऊंची मंजिल जो है वो 4थी मंजिल का निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया जाता है। कंप्लीट किसके द्वारा करवाया जाता है? तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है उसको कंप्लीट करवाया जाता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर जो है वो कुतुब मीनार की ऊंचाई है। सॉरी 4 नहीं 5वीं मंजिल का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया जाता है। बलबन के बारे में बात कर लेते हैं। इसने क्या किया था? एक तो पारसी उत्सव नवरोज शुरू किया था। तुर्क चैलगानी का जो है उसको ख़त्म किया था। तुर्क चैलगानी मतलब 40 लोगों का गठन था, उसको ख़त्म किया था। सिजदा और पावो, सिजदा यानी कि अगर वो तुम्हें दिखे तो झुक जाओ और अगर सामने खड़ा हो तो उसके पैरों को चूमो। ठीक है, ये इसकी जो प्रथा है वो थी। जिले इलाही की उपाधि इसने धारण की थी। इसने सैन्य विभाग जिसको दीवाने अर्ज कहते हैं, सैन्य विभाग का गठन किया था। इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं तो तुर्क चहलगानी का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। इक्ता प्रथा की शुरुआत की जाती है। चांदी के जो सिक्के थे उसको टंका और तांबे के जो सिक्के थे उसको जीतल कहते थे। ठीक है, जीतल किसके सिक्के थे? तो तांबे के थे और टंका किसके थे? तो चांदी के थे। इसने चलवाए थे। समकालीन चंगेज खां का आक्रमण भी इल्तुतमिश के कार्यकाल में होता है। इसकी पुत्री थी रजिया बेगम। कौन सी? रजिया बेगम। इसका कार्यकाल पहली दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली शासका थी कौन? रजिया सुल्तान, जिसका कार्यकाल 1936 से 1940 तक चलता है। कौन सा अर्ध धातु है? तो बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी। ये क्या है? ये अर्ध धातुओं के रूप में आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 118 आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व हैं, जिसमें 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। कितने? 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। अर्ध धातु कौन कौन सी हैं? तो बी बेरियम, SI सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, AS, SB, TE, AT, ये सभी क्या है? ये सभी अधातु में आते हैं। कौन सा किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? तो प्रोस्टिटा जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, ये एनिमेलिया के अंतर्गत नहीं आता है। RH विक्टर की खोज जो है वो 1969 में की जाती है। इसमें 5 जगतों में वर्गीकृत किया जाता है। मोनेरा, पोरिस्टा, कवक, पदप और जंतु, पादप और जंतु और प्रोटिस्टा। ठीक है, ये 5 जो है वो 5 जगतों में वर्गीकृत किया जाता है। चट्टानों में निम्न में सिल्वट के रूप में जाना जाता है। तो स्नाइलिन जो है इसको सिल्वट के रूप में जाना जाता है। पेट्रोलॉजी को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलॉजी को चट्टानों के अध्ययन के रूप में कहा जाता है। और इनकी उम्र का मतलब कितनी पुरानी चट्टानें हैं या कितनी पुरानी जगह है या कितना पुराने अवशेष हैं, ये किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो कार्बन डेटिंग पद्धति जो है इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि चीज़ जो है वो कितनी पुरानी है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी, तो जाकर ज़रूर एक बार देख लेना और बार बार चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करना।